देखिए अभी मैं आपको साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न इसमें है, वह कौन सा पेड़ है जिसे काटने या उखाड़ने पर बच्चे की तरह रोने के बाद आता है। पता है, एक पेड़ है जिसका नाम है मेढरक। मेढरक पेड़ एक ऐसा पेड़ या पौधा होता है जिसे उखाड़ने पर बच्चे की तरह रोने के बाद आता है। यदि उसे काटा भी जाए ना तो बच्चे की तरह वह रोने लगते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि वह कौन सा पेड़ है जिसे काटने या उखाड़ने पर बच्चे की तरह रोने के बाद आता है, तो कहिएगा मेढरक पौधा, जो कि भारत में नहीं बल्कि अन्य किसी देशों में पाए जाते हैं। फिर आगे प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, कहिएगा रेफ्लेसिया। जबकि सबसे छोटा पुष्प होता है बुल्फिया। रेफ्लेसिया फूल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि यदि दुल्हा दुल्हन के ऊपर फेंक दे तो दोनों छपा जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। फिर आगे है, विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा होता है। तो अभी हम बताए थे बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है, जबकि रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। फिर आगे है, सबसे बड़ा फल किसका होता है। देखिए, सबसे बड़ा फल होता है कटहल का। कटहल तो आप देखे ही होंगे। कटहल का फल 10 से 15 किलो तक के होते हैं, 20 किलो भी हो सकते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा फल किसका होता है तो कहना है कटहल का। फिर आगे प्रश्न है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें एक ज्वाला पता है ना, आग को कहते हैं ज्वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मोमबत्ती है, मोमबत्ती जो जलते हैं उसी को हम ज्वाला कहते हैं। एक होता है सबसे अंदर या मध्य वाला क्षेत्र, एक होता है एक अंदर में होता है जिसे कहते हैं भीतरी क्षेत्र, और एक बीच में होता है मध्य क्षेत्र, और एक होता है बाहर वाला क्षेत्र। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ज्वाला को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है तो कहना है 3 क्षेत्रों में। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, दहन के लिए क्या होना चाहिए। दहन का मतलब वह जलाने का प्रोसेस। आप किसी भी वस्तु को यदि जलाने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए होना चाहिए ऑक्सीजन, गर्मी या उष्मा, माचिस, इसलिए इसमें ऑल हो जाएगा। यदि आपके पास ऑक्सीजन है बट जलाने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं है तो नहीं चलेगा। गर्मी है बट वहां ऑक्सीजन नहीं है तो वह भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यदि आपको किसी को जलाना है तो जलाने के लिए माचिस या लाइटर होना चाहिए, और साथ ही साथ होना चाहिए ऑक्सीजन, गर्मी तथा जलाने वाला पदार्थ। फिर आगे है, सबसे कीमती धातु क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे सबसे कीमती धातु क्या होता है तो सोना या चांदी के बारे में नहीं सोचेगा। सबसे कीमती धातु होता है पैलेडियम। पैलेडियम बहुत ही महंगा या कीमती धातु है। फिर आगे है, सबसे अधिक चमकदार धातु क्या है। सबसे अधिक चमकदार धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम सोना, चांदी, पैलेडियम से भी काफी चमकदार होते हैं। तो चमकदार वाला धातु है टाइटेनियम। सबसे अधिक चमकदार धातु कौन सा है, टाइटेनियम। अब आगे देखिए, आगे है, सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, जिसका संकेत OS होता है। OS सबसे भारी धातु है, यही कारण है कि इसे आवर्त सारणी के सबसे निचले हिस्सों में रखा गया है। फिर आगे है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला, और सबसे घटिया होता है पीट कोयला। यदि आपसे कोई पूछे कोयला कितने प्रकार के होते हैं तो कहिएगा 4 प्रकार के। फिर आगे प्रश्न है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। तो अभी हम बताए थे सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, जबकि सबसे घटिया कोयला होता है पीट कोयला। पता है, एंथ्रासाइट कोयला जब जलाया जाता है तो इससे ऊष्मा बहुत अधिक निकलते हैं और धुआं बहुत कम। यही कारण है कि एंथ्रासाइट कोयला का उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है। जबकि सबसे घटिया कोयला होता है पीट कोयला। इसे यदि आप जलाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धुआं ही देखने के लिए मिलेगा, उसमें बहुत कम मिलेगा। यही कारण है कि सबसे घटिया कोयला पीट को कहा जाता है। और बिटुमिनस लिग्नाइट कोयला या मिडिल क्वालिटी का कोयला है, मध्यम वर्ग का कोयला है।
इसे जलाने पर ऊष्मा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ धुआं भी प्राप्त हो जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर मिट्टी का बर्तन, ईटा इत्यादि पकाने में किया जाता है, भोजन भी बनाने में। अब आगे देखिए, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? पता है, सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो कि सबसे बड़ा होते हैं, और यह बड़ा भारी भरकम होने के कारण से उड़ नहीं पाते हैं। यदि आपसे पूछे कि क्या शुतुरमुर्ग पक्षी उड़ पाते हैं, कहेगा नहीं। और ये इतना बड़ा अंडा देता है, इतना बड़ा बड़ा अंडा देते हैं कि एक अंडे से 4-5 लोग भर पेट ऑमलेट खा सकते हैं, इच्छा भर। तो आप यह बात याद रखिएगा कि सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, जबकि सबसे छोटा पक्षी है कटिपुंज, जो कि आपके घर के आसपास भी नजर आते होंगे और देखे भी होंगे। फिर आगे देखिए, आगे है मनुष्य का शरीर किसका बना होता है? पता है, मनुष्य का शरीर मिट्टी, आग, जल, वायु सबसे बना होता है, इसलिए इसका आंसर ऑल होगा। आप पढ़ेंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें है आग, पानी, आसमान, वायु और एक मिट्टी या भूमि। तो मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें कि 4 है, तो इसलिए ऑल होगा। फिर आगे है अमीबा कितने कोशिका का बना होता है? पता है, अमीबा पूछे या पैरामीशियम पूछे, वह एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। मनुष्य के शरीर में कई करोड़ कोशिका होते हैं, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे अमीबा में कितने कोशिका होते हैं, तो कहिएगा एक कोशिका। फिर आगे प्रश्न है, सिलिया से किसका शरीर ढका होता है? पैरामीशियम जो होता है ना, पैरामीशियम का पूरा शरीर सिलिया से ढका होता है। इसी सिलिया के द्वारा यदि यहाँ पर कोई भोजन है तो उसके घुमा घुमा करके मुख तक लाते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे सिलिया से किसका शरीर ढका होता है, तो आपको कहना है पैरामीशियम का। फिर आगे प्रश्न है, शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? देखिए, शुक्राणु या जनन का एक हिस्सा है। शुक्राणु पुरुष में पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में अंडाणु पाए जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं ना, तो उसे निषेचन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, शुक्राणु पुरुष का हिस्सा है, पुरुष में पाए जाते हैं। और शुक्राणु का निर्माण पता है ना कौन करता है? वृषण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। फिर आगे है, खरीफ फसल को किस ऋतु में उगाया जाता है? पता है, खरीफ फसल अभी जो आप लोग देख रहे होंगे, शायद धान आपके आसपास जो लगे होंगे, या फिर धान का जो फसल होता है वह खरीफ फसल होता है। और खुद से सोचिए, धान किस मौसम में होता है? शीत ऋतु वाले सीजन में कि वर्षा ऋतु वाले? तो कहिएगा वर्षा। तो आपको याद रखना है, खरीफ फसल उगाया जाता है वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। फिर आगे प्रश्न है, चावल कैसा फसल है? तो आपको याद रखना है, चावल जिसे धान भी कहते हैं, यह वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और यह खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। किस फसल के अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत। यदि आपसे कोई पूछे चावल कैसा फसल है, कहेगा खरीफ फसल। हाँ, गेहूं हो जाएगा रबी फसल। फिर आगे प्रश्न है, गेहूं कैसा फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। गेहूं कैसा फसल है? रबी फसल। इसके साथ साथ आसपास उगाया जाता है चना, मसूर, मटर, खेसारी इत्यादि, वह सब के सब रबी फसल हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है, गन्ना कैसा फसल है? गन्ना पता है, चावल जिस समय उगाया जाता है ना, उसी सीजन में गन्ना भी उगाया जाता है, जिसे हम घरेलू भाषा में कभी कभी केतारी या ईख कहते हैं। तो गन्ना यह खरीफ फसल है। फिर आगे प्रश्न है आपका, चना कैसा फसल है? चना तो शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को कहते हैं रबी फसल। याद रखना है, गेहूं, चना, मसूर, खेसारी, तीसी जिसे हम चिकना कहते हैं, ये सब के सब है रबी फसल। फिर आगे प्रश्न है, मूंग कैसा फसल है? पता है, जैसे गेहूं की कटाई होती है ना, तो उसके बाद मूंग बोते हैं, और वह गर्मी के सीजन में होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं मूंग है गर्मा फसल। गर्मा फसल को ही जायद या जायद फसल कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, फसल कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना है, फसल 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं भारत में।
कौन कौन सा? रबी फसल, खरीफ फसल और गर्मा फसल। तो फसल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फिर आगे प्रश्न है, हिरण कौन सा उपभोक्ता है? याद रखिएगा, हरे भरे घास को उत्पादक कहा जाता है। हरे भरे घास को क्या कहा जाता है? उत्पादक। इस उत्पादक को जो पहले खाए उसे प्रथम उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और फिर पहला को जो खाएगा उसे दूसरा उपभोक्ता कहेंगे, दूसरा को जो खाएगा उसे हम तीसरा उपभोक्ता कहेंगे। इसी तरह से आगे चलते रहता है। अब खुद से सोचिए, घास को या हरे भरे पौधे को कौन खाएगा? शाकाहारी जानवर। कभी देखें कि कुत्ता को खेत चरते हुए, यानी कि खेत का घास खाते हुए? नहीं। अब कोई कोई कुत्ता हल्का फुल्का खा लेते थे, इसका मतलब ही नहीं कि वो घास ही खाते हैं। तो इसको खा सकते हैं गाय, बकरी, घोड़ा, ये सब के सब प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। तो हिरण भी जो है ना घास ही चरते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हिरण प्रथम उपभोक्ता है। फिर आगे प्रश्न है, मेढक कौन सा उपभोक्ता है? देखिए, हरे भरे घास को खा लेते हैं टिड्ढा। कौन खा लेते हैं? टिड्ढा। ये मान लीजिए टिड्ढा है, जिसे हम फतिंगा क्या क्या कहते हैं, कीट पतंग सब, ये टिड्ढा है, इसको कहेंगे तब प्रथम उपभोक्ता। अब मेढक किसको खा लिया? मेढक किसको खाया? टिड्ढा को। तो मेढक ऐसी जगह पर हो जाएगा दूसरा उपभोक्ता। मेढक ऐसी जगह पर कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा? दूसरा। उतना नहीं बनाना था, बट कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। तो यहां पर हो गया मेढक कैसा उपभोक्ता? दूसरा उपभोक्ता। अब मेढक को यदि सांप खा ले, मेढक को यदि सांप खा ले तो सांप हो जाएगा तीसरा उपभोक्ता। सांप कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा? तीसरा उपभोक्ता हो जाएगा सांप। यदि मेढक को खा लिया कौन? सांप। लेकिन यदि मेढक की बात करें तो मेढक कीट कीड़े मकोड़े को खाते हैं, इसलिए मेढक हुआ दूसरा उपभोक्ता। फिर या बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, यदि वीडियो को बनाने में किसी प्रकार का चूक हो जाए या फिर आपको ऐसा लगे कि कोई कमी है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसे हम सुधार कर सके। और यदि अच्छा लगा हो तो इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।